हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, हिंदी में कहते हैं काल श्रेणी का विश्लेषण। 50 एमसीक्यू टोटल हम करेंगे। 20 एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बाकी के 30 एमसीक्यू आपको ऐप पर मिलेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, आप आराम से कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज, इसमें होता क्या है कि हम पिछले कुछ वर्षों के या पिछले कुछ महीनों के, पिछले कुछ हफ्तों के आंकड़े कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं और उनको फिर हम दिखाते हैं, उन पे अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम सीरीज को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको 4 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो उसी बारे में है। तो टाइम सीरीज में बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है ट्रेंड। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए एक व्यापार है, उसके पिछले 5 साल की सेल दे रखी है और उसकी इस साल की सेल मान लेते हैं 520 लाख है। तो अपन को ये सोचना है कि ये 520 लाख की सेल क्यों हुई। आपसे पूछता हूँ, हो सकता है पिछले कुछ वर्षों से इतनी सेल होती रही हो, 400 450 ऐसे होते होते इसलिए हुई हो सकता है ये सेल किसी सीजन की वजह से हुई हो सकता है ये सेल एक व्यापार जो चक्र चलते हैं, व्यापार चक्रों की वजह से हुई हो, या हो सकता है कि ये सेल किसी इर्रेगुलर रीजन से हुई हो। मतलब ये फिगर जो आप देख रहे हो ये किसी ट्रेंड का नतीजा हो सकता है, एक किसी सीजन का नतीजा हो सकता है, 2 किसी साइकिल का नतीजा हो सकता है, 3 या ये एक इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है। अब ये सब क्या होते हैं मैं अगली टेबल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर अपने एमसीक्यू लगते चले जाएंगे। टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा कंपोनेंट एक्टिव होगा। पहला क्वेश्चन है, कारखाने में आग लगने की वजह से उत्पादन 4 सप्ताह के लिए बंद हो गया। तो आप सोचो, क्या कारखाने में आग लगती रहती है? नहीं, ये एक इर्रेगुलर या कहें रैंडम फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो इसके आंसर्स आगे दिए हुए हैं। यूपी पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम में स्टैटिस्टिक वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ये सांख्यिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समृद्धि का युग, एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो तेजी आती है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, ऐसे साइकिल चलते हैं। तो इसका रीजन है साइक्लिकल, ये साइक्लिकल कंपोनेंट है। आपको पहचानना क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ विच कंपोनेंट। तो आपको रिलेट करना है कि ये जो आप देख रहे हैं वो उसमें उस समय कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है। तो अगर आप देख रहे हैं कि लगातार तेजी का युग चल रहा है, वो 5 साल 4 साल कुछ कितने भी साल चल सकता है, तो वो साइक्लिकल वेरिएशन हुआ। दीपावली के अवसर पर डिपार्टमेंटल स्टोर में अत्यधिक बिक्री। दीपावली हर साल आती है, लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है। यू नो दैट कि वहां पे लोग उमड़ पड़ते हैं बाजार में, डिमांड तेज आ जाती है। तो ऐसा हर साल होता है। सीजनल, ये सीजनल वेरिएशन है। इससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि कोई फिगर अक्टूबर नवंबर में आप प्रिडिक्ट करते हो कि कर सकते हो कि आप कितनी सेल होगी पिछले सीजन्स को देखते हुए, ठीक है। रेलवे कर्मचारियों की आकस्मिक हड़ताल से रेल यातायात बाधित होना। मान लीजिए रोज मान लेते हैं कि इतने लाख पैसेंजर सफ़र करते हैं, हमारे पास डेली का आंकड़ा है, लेकिन अचानक हमने देखा कि एक दिन बहुत फिगर डाउन हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि उस दिन हड़ताल हुई थी। तो हड़ताल का कोई पैटर्न नहीं होता, ये एक इर्रेगुलर या कहें रैंडम वेरिएशन है ना। ये एक रैंडम वेरिएशन है, अनियमित उच्चावचन है। उसके बाद जनसंख्या में स्थिर वृद्धि से चावल के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता। देखिए टाइम सीरीज चैप्टर अपन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पुराने आंकड़े देखकर, पुराना पैटर्न देखकर भविष्य के लिए अंदाजा लगाना होता है। तो हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है चावल का उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो हम उसमें एक ग्रोथ देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं। तो ये ट्रेंड है। लंबे समय तक कोई चीज
आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में चलती है, लंबे समय तक कोई चीज बढ़ती है या घटती है, वो ट्रेंड है। ठीक है जी, तो इन सब के आंसर्स गिवन है, ये सारे आंसर गिवन है। वापस अपन कुछ क्वेश्चन और करते हैं। भारत में शिशु दर में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि एक समय मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी जब देश आज़ाद हुआ, या उससे भी पहले जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी। लेकिन अब जब बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, साइंस तरक्की कर गया है, लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हो गए हैं, तो शिशु दर में लगातार कमी आती रही है और आगे और कमी आएगी। तो ये क्या है? ये ट्रेंड है। जो चीज़ लंबे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलती है वो ट्रेंड होती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, जैसे अपन देख रहे हो ना, भारत जीडीपी के मामले में तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, तो और पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ रही है, तो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब कई बार क्या होता है, जो होता है वो अचानक होता है, जैसा सोचा नहीं हो, इरेगुलर रीजन भी हो सकता है। कई बार में जो होता है उसमें अपने को कुछ अजीब नहीं लगता। सर्दियों में स्वेटर ज़्यादा बिकने लग जाते हैं, बरसात में छाते ज़्यादा बिकने लग जाते हैं, गर्मियों में सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा बिकने लग जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होता क्योंकि उसका सीज़न है। तो वही वाली बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ हो रही है या होगी तो क्यों होगी, तो ये चीज़ है। नवरात्रि में वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाना, तो आप ये समझो ये प्लानिंग में काम आता है। मान लीजिए जो वैष्णो देवी माता मंदिर का मैनेजमेंट देखते होंगे, वो उनको पता है कि डेली वैसे 1 लाख भक्तगण आता है, तो नवरात्रि में हो सकता है 5 लाख डेली के आवे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब उनको पता है नवरात्रों में फुटफॉल बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब है आपको, तो ये हर साल होता है, नवरात्रे हर साल आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, गुप्त नवरात्रे और वैसे वाले डांडिया वाले नवरात्रे। ठीक है, तो भाई ये क्या है? सीज़न है, तो ये सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, मई जून की छुट्टियों में रेल सवारियों में विशेष वृद्धि होना, तो हर साल मई जून आती है, बच्चों की छुट्टियां लगती है, समर वेकेशन होते हैं, उस समय रेलवे पे लोड बढ़ जाता है, ऐसा उन्होंने बहुत साल तक देखा होगा, हर साल ऐसा होगा, तो ये भी सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, युद्ध होने से पेट्रोलियम पदार्थों का अभाव होना, तो युद्ध का तो हम सोच नहीं सकते थे, कोरोना का हम सोच नहीं सकते थे, उस समय जो धंधे डाउन हुए या जो भी हुआ, ठीक है, किसी चीज़ का धंधा बढ़ा होगा, किसी चीज़ का धंधा घटा होगा, वो रैंडम था, वो बहुत ही अनियमित था, इरेगुलर था। ठीक है, तो कोई चीज़ होती है तो हम ये समझना चाहते हैं कि वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो और जब हम उसके कंपोनेंट्स को डिकम्पोज करते हैं, अलग अलग करते हैं, किसी पैटर्न किसी कंपोनेंट का प्रभाव समझने के लिए, तो वो फिर अपना कालचीनी का विश्लेषण कहलाता है कि हम एनालाइज कर रहे हैं कि कोई फिगर है तो क्यों है। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया, जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, काल श्रेणी के लिए योज्य मॉडल या योगात्मक मॉडल एडिटिव मॉडल है, तो कोई फिगर कितना है, तो एडिटिव मॉडल में वो निकाला जाता है इन सबको जोड़ के, चारों कंपोनेंट को जोड़ के, TSCI याद कर लो, इन चारों को जोड़ा जाता है। तो इन चारों को जोड़ा जाता है, तो हालांकि इसमें आप थोड़ा इस स्क्रीन को देखो, एडिटिव मॉडल में कोई जो फिगर आप देख रहे हो वो इनका योग होता है। अब मेन क्या पढ़ना है, व्हेन ST यानी सीजनल एंड साइक्लिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेंड। ये आपको तब लगाना है जब कंपोनेंट एक दूसरे से स्वतंत्र हो, यानी एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, ठीक है। ठीक है, अगर आपके प्रोबेबिलिटी भी कोर्स में है तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल रहेगा। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर अगर आप करते हो, ऐसे ही बता रहा हूं, तो वहां पे स्वतंत्र घटनाएं होने पे इनटू का निशान यूज होता है। लेकिन काल श्रेणी वाले चैप्टर में अगर कहें जो घटक हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं तो प्लस साइन का यूज होता है। तो एडिटिव मॉडल तब यूज करते हैं जब घटक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर आपको गुणात्मक मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको फिगर निकालने के लिए इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूं T इंटू S इंटू C इंटू I, ठीक है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, है ना। कोई टॉपिक पढ़ा हुआ होता है ना तो अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इतना बता दूं कि आपको बिल्कुल डर ना लगे कि यार आप छोड़ के चले जाएं। तो मेरी यही कोशिश है। PGT के हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, धीरे धीरे हम सारे ही कवर कर लेंगे। इसके अलावा ऐप पे तो फुल कोर्स अवेलेबल है ही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल श्रेणी विश्लेषण, ये जो अपन टाइम सीरीज एनालिसिस बात कर रहे हैं, किस में मदद करता है? भविष्यवाणियां करने में, अनुमान लगाने में। बिल्कुल, सबसे मेन यूज ही ये है कि हम पुराना पैटर्न देख ही इसलिए रहे हैं कि आगे आने वाली घटना का होने हम अंदाजा लगा सकें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बताता हूँ, बहुत रिलेट तो नहीं करेगा पर थोड़ा बहुत। अभी जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कल इंडिया की टीम ने, जो अंडर 19 टीम है, उसने वर्ल्ड कप जीता। मैच शुरू होने से पहले ही एक आंकड़ा ये निकल के आया कि हर बार इंडिया ने ऑल्टरनेटिव जीता है। मतलब जैसे अगर अपन ने यहाँ खिताब जीता, अपन डिफेंडिंग चैंपियन की तरफ उतरे तो अपन यहाँ पे हारे, फिर अपन ने खेला और फिर अपन जीते, और फिर डिफेंडिंग किया, हारे। तो ये जो वर्ल्ड कप अपन ने जीता, ये अपन ने 6 फरवरी 2026 को जब वर्ल्ड कप जीता, इससे ठीक पहले वाला हारा था। मतलब एक बार के लिए पैटर्न फॉलो हुआ। मैं नहीं कहता जरूरी है, जरूरी नहीं था कि पिछले साल हारे थे तो इस साल जीतना ही था, लेकिन चलता यही आ रहा था, एक पैटर्न था जो चलता आ रहा था, और कल भी वही हुआ। तो बहुत बार पैटर्न फॉलो होते हैं। तो काल श्रेणी, अगर आपने पास्ट का एनालिसिस किया, ठीक है ना, जैसे आप मैच का भी देखोगे, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मैच का भी देखोगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पिच इतनी है कि 250 रन ही बनते हैं, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा व्हाट शुड बी गुड टोटल।
हो सकता है वो गुड टोटल बाद में प्रूव हो या ना हो, बट वो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो देता ही देता है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस आपको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, अनुमान लगाने में मदद करता है। ये दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना में मदद करता है। दो बिजनेसेस को आप कंपेयर कर सकते हो, अपने ही अपने ही मान लो पिछले साल के 12 महीने के आंकड़े और इस साल के 12 महीने के आंकड़े आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना अंतर है, कितना वेरिएशन है, एंड व्हाट शुड बी द रीजन ऑफ वेरिएशन, वो आप कर सकते हो। आप व्यवसाय के व्यवहार या कस्टमर का बिहेवियर समझने में भी टाइम सीरीज को यूज कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज, ये टाइम सीरीज एनालिसिस करने के सारे बेनिफिट है। बिजनेस के लिए तो मस्ट है ये टॉपिक, और कई बिजनेसमैन को पता भी नहीं होगा कि वो बाय डिफॉल्ट उनका दिमाग धंधा करते करते इतना तेज होता है कि वो उसको यूज कर रहे होते हैं। हो सकता है पेपर पे ना कर रहे हो, पर दिमाग में तो उनके मेंटल मॉडलिंग चली रही होती है। अच्छा, ये कहता है यदि काल श्रेणी के सभी चार घटक, अब तो आप चार घटक समझ गए, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो फिर आपको कौन सा मॉडल यूज करना है? तो आपको फिर एडिशन वाला मॉडल यूज करना है, जिसके अंदर आपका आंकड़ा ट्रेंड प्लस सीजन प्लस साइकिल प्लस इरेगुलर वेरिएशन का नतीजा होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि ये वाई की जगह ओ भी लिखते हैं कि ओरिजिनल जो आपका फिगर होगा वो इन सब का नतीजा होगा। इसका मतलब अगर आपको इरेगुलर वेरिएशन का प्रभाव निकालना है तो आपको ये करना चाहिए कि अपने ओरिजिनल आंकड़े में से ट्रेंड से आया हुआ आंकड़ा, सीजन से आया हुआ आंकड़ा और सी से आया हुआ आंकड़ा, इसको आप लेस कर दोगे तो आपका आई का मान आ जाएगा यूं। तो आप ये डीकम्पोजिशन कर सकते हो, किसी भी घटक का प्रभाव समझ सकते हो, उसका विश्लेषण कर सकते हो। तो यदि काल श्रेणी के सभी चारों घटक स्वतंत्र रूप से बिहेव करते हैं तो आपको एडिटिव मॉडल, योज्य मॉडल लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये आगे भी बहुत सारी कहानी लिखी हुई रहती है, उसके लिए एज यूजुअल पीडीएफ अवेलेबल होता है। पीडीएफ आपको यूट्यूब के ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हमारी कॉमर्स पॉइंट कम्युनिटी में कॉमर्स पॉइंट ऐप है उस पर मिल जाएगा। इतना सब नहीं तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कर दो, हम आपको भेज देंगे। काल श्रेणी का ग्राफ कहलाता है, यानी अगर अपन डिफरेंट ईयर्स के फिगर को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो जो बनेगा उसे हम कहेंगे हिस्टोरीग्राम, उसे हम कहेंगे हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम नाम की भी चीज़ होती है और ये आपका मोड निकालने में काम आती है, लेकिन हिस्टोग्राम इज अ डिफरेंट वर्ड, हिस्टोरीग्राम डिफरेंट वर्ड। हिस्टोरीग्राम कहते हैं, जरा आप देखिए इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। ये वन वेरिएबल ग्राफ है, इसमें 2017 के आंकड़े हैं। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओ एक्स अक्ष पे अपन समय को रखते हैं, ओ वाई अक्ष पे अपन वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू किस चीज़ की है? एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट किस में दे रखे हैं? करोड़ों में। 2017 में हमारा एक्सपोर्ट था 10 करोड़, 2018 में लगभग 13 करोड़, ये 10 करोड़, ये 13 करोड़। 2019 में ड्रॉप डाउन हुआ है, 8 करोड़ रुपए है। 2020 में ये 20 करोड़ है और 2021 में ये लगभग 25 करोड़ है। आप कह सकते हो कि पैटर्न देख के, जैसे पैटर्न देख रहे हो ना आप, तो पैटर्न देख के समझ सकते हो उठ रहा है। आपका जो एक्सपोर्ट है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है कि आगे और उठेगा, किस स्पीड से उठेगा। अच्छा, इसी तरह से आप चाहो तो टाइम पे दो वेरिएबल्स को दिखा सकते हो, इसमें एक्सपोर्ट के साथ और डॉट डॉट वाली रेखा से इंपोर्ट्स को दिखाया गया है। और जैसे आपने मैच भी देखे होते हैं तो ऐसे चलता है, पहले इंडिया ने खेला उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने खेला, तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट ऊपर चल रहा है, तो हमारे इनपुट से जो है वो फार, इससे एक में ही समझ में आ रहा है कि हम व्यापार, अगर इस चित्र को देख के बोल दे तो आपका व्यापार शेष नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स के फिगर ज़्यादा हैं और हमेशा से ज़्यादा रहे। कभी भी ऐसा वर्ष ही नहीं रहा कि इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से कम रहा हो। इन आंकड़ों के हिसाब से काल्पनिक आंकड़े हैं, बट समझने की बात है कि ये जो बना हुआ है ये हिस्टोरीग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल है ना, ऐतिहासिक रूप से होता रहा है, बट ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद है काल श्रेणी के लिए गुणात्मक मॉडल कैसे दिखाते हैं? तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, कहता है ना वाई या ओरिजिनल फिगर कैसे आता है? तो टी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई आई। इसमें क्या होता है, जैसे ये ओ बराबर है टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ऐसे में अगर आपको आई का मान निकालना है तो ओ तो रह जाएगा इधर, और ये टी इंटू एस इंटू सी ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चले जाएंगे, ये सब नीचे चले गए, तो ऐसे करके आपका आई का मान आएगा।
ये आपको गुणात्मक मॉडल तब यूज करना है जब एक घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता हो, एक घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता हो, तब आपको ये वाला मॉडल यूज करना है। और यही मॉडल ज़्यादा यूज होता है। अगर वो पूछे कि दोनों मॉडल में ज़्यादा मॉडल कौन सा यूज होता है, तो गुणात्मक मॉडल ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी विचरण है भाई, जो सीजनल वेरिएशन है वो कैसे होते हैं? वो अचानक, अकस्मात या रैंडमली होते हैं? तो नहीं। मौसम, मौसम का मतलब जो सर्दी गर्मी बरसात की तरह ही है, यानी अपने को पता होता है कि सर्दी में स्वेटर ज़्यादा बिकते हैं, मैंने जो बताया, गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है, बरसात में छाते रेनकोट ज़्यादा बिकते हैं। वो हर साल होता है। समर्स में अचानक ठंडे प्लेस में घूमने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, नवरात्र में भक्त बढ़ जाते हैं, वाला तो एक सीजन होता है, उसमें एक रिपीटेशन होता है, एक पैटर्न होता है। तो ये अचानक तो नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर ही हो जाते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। ये लॉन्ग टर्म होते हैं नहीं, सीजन एक साल के अंदर अंदर घूम जाता है। तो आपको अगर चार कंपोनेंट होते हैं, अगर इनको बांटना पड़े तो आप यूं भी कह सकते हो कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट एक होते हैं लॉन्ग टर्म और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को फर्दर, शॉर्ट टर्म में फिर दो टाइप होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर सीजनल वेरिएशन और एक होते हैं रेगुलर साइक्लिकल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन अलग है, साइक्लिकल वेरिएशन अलग है। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये दोनों होते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर ये वाला भी होता है ना। तो मोटे तौर पे दो हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को फर्दर डिवाइड करो तो रेगुलर एंड इरेगुलर। इरेगुलर तो अपने आप में एक टाइप हो गया, इसको आप रैंडम या इरेगुलर अनियमित उच्चावचन बोलते हैं। और जो रेगुलर होते हैं उसमें दो हैं, सीजनल और साइक्लिकल। ठीक है, साइक्लिकल थोड़ा छोटा या थोड़ा लंबा हो सकता है, सीजनल का तो एक पैटर्न होता है। तो ये आता किसके अंदर है? सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंतर्गत आता है। फ्लक्चुएशन या वेरिएशन एक ही बात है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। काल श्रेणी के सिद्धांत में वार्षिक बजट से पहले कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की बाजार में कमी का कारण क्या है? अभी 1 फरवरी 2026 को बजट आया, संडे के दिन आया था इस बार का। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, ये बहुत वर्षों से देखा गया है कि बजट से पहले कुछ वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग बाजार में जो होते हैं दुकानदार, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि यार इस वस्तु पर टैक्स लगने वाला है। जैसे मैं बहुत समय से पहले देखता था कि जैसे उनको लगता है कि जैसे सिगरेट है, सिगरेट पे उनको लगता है गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो वो क्या करते हैं, एकदम से बाजार से माल गायब कर देते हैं। उनको उनको लगता है अभी मत बेचो, अभी मत बेचो, हफ्ते 10 दिन के बाद, बजट के बाद जब भाव बढ़ जाएंगे तब बेचो। तो जिस जिस मतलब जो प्रिडिक्ट है, ये तो प्रिडिक्शन है या अंदाजा है, सट्टा है, कुछ भी कह लो। अगर दुकानदार ये सट्टा लगाता है या अंदाजा लगाता है कि बजट के बाद, घोषणा के बाद इस पे टैक्स बढ़ जाएगा या इसकी कीमत बढ़ जाएगा या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो वो क्या करते हैं, बाजार से उस चीज़ को हटा लेते हैं। तो ये हर साल ही होता है, क्योंकि बजट तो हर साल ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, और बजट प्रस्तुत करने से संसद की सर्वोच्चता सिद्ध होती है, एक एमसीक्यू में मैंने बताया था। तो बजट से पहले ये जो हो रहा है ना, ये सीजनल इफेक्ट है ना। आपको यही समझना है कि ये जो साला हो क्या रहा है, कि अचानक कैसे गायब हो गया। कल तक सिगरेट पर लगा, आप छोटे दुकानदार हो तो कल तक आराम से मिल रही थी, अब अचानक गायब हो गई है, महंगी हो गई, ऐसा क्यों हो गया? तो वो सीजनल इफेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर आप समझ गए कि ये टेम्परेरी फिनोमिना है, तो फिर आप ये भी समझ जाओगे कि अभी थोड़े दिन के बाद देखना आराम से मिलने लग जाएगी। अगर टैक्स रेट कट नहीं हुए, टैक्स रेट कट हो गए तो सस्ती मिल जाएगी, बढ़ गए तो महंगी मिलेगी, कुछ नहीं हुआ तो वापस उसी भाव में मिल जाएगी। तो ये सब प्रिडिक्शन है, ये सारी चीज़ें, सारा कभी शेयर बाजार में जाने का मन करेगा तो वहाँ पे मदद करेगी। तो ये हर साल होता है, ये मौसमी विचरण है, ये सीजनल वेरिएशन है। सीजनलिटी कंपोनेंट आप पढ़ लीजिएगा, रिपीटेटिव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, मतलब इसमें सीजन में रिपीटेशन होता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फ्रॉम द ट्रेंड दैट अकर्स विद इन द कैलेंडर ईयर। खास बात है कि सीजनल वेरिएशन को क्यों अपन ने शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में कहा, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर में वो चीज़ हो जाती है। साल में 2 बार नवरात्रे आना, साल में 1 बार बजट आना, साल में 1 बार सर्दी, 1 बार गर्मी, 1 बार बरसात आना, होता ही है ना। ठीक है,
साल में 3 या 4 बार लॉन्ग हॉलीडेज आना, तो वो टूरिस्ट कंपनियां पहले ही आप देख लो हवाई जहाज के भाव वाव सेट कर देगी। वैसे साला नॉर्मल भाव कोई पूछे नहीं, हवाई जहाज में जा नहीं रहा, पर उस समय साला टिकट नहीं मिल रहा, डबल चौबल दाम दे के भाई। वो सब सीजन का असर है। एट फिक्स्ड इंटरवल वेयर पीरियोडिसिटी इज कांस्टेंट, रीजन फेस्टिवल कस्टम्स विद इन द सोसाइटीज बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये सब ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखो, व्यवसाय में समृद्धि, मंदी, अवसाद और सुधार, या उसको पुनरुत्थान बोलते हैं, पुनरुत्थान, ये किसके उदाहरण हैं? तो व्यापार में व्यापार चक्र अपन ने सुना है, व्यापार चक्र होता है, ठीक है। अपन इसको देखो, अ, अगर मैं इससे समझाऊं, ये सबसे बॉटम है, पैंदा है, ट्रफ बोलते हैं इसको। यहाँ से रिकवरी पकड़ो, उठेगा, प्रोस्पैरिटी आएगी, समृद्धि आएगी, अपन पीक पे पहुंचेंगे। ये सबसे बॉटम पॉइंट है, यहाँ से हम उठना शुरू होते हैं, और पीक जिसको चोटी बोलते हैं, वहाँ से हम गिरना शुरू करते हैं। पहले रिसेशन आता है, मंदी, और फिर जब मंदी बहुत समय तक चलती है तो अर्थव्यवस्था अवसाद में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, और फिर हम वापस से बॉटम टच करके आएंगे, और फिर ये चलता रहता है। इंसान के जीवन में भी होता है, लेकिन मेन जो खेला है वो ये होता है कि आप पीक पे कितने समय रहे। डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अगर किसी को इंग्लिश सेलिब्रिटीज़ का नाम याद हो तो वहाँ सोच लो, हर किसी के जीवन में ये आता ही है। वो बॉटम देखेगा, ऊंचाइयाँ, शोहरत हासिल करेगा, फिर गिरावट आएगा, दौर ढलेगा, जवानी ढलेगी, फिर नीचे आएगा, डिप्रेस भी हो सकता है, अगर ढंग से जीवन को नहीं समझा तो डिप्रेस भी हो सकता है। जबकि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, जो चीज़ चढ़ी है वो उतरेगी। लेकिन मैंने कहा जीत इसमें है कि आप कितनी देर तक इस पीक पे रह पाते हो, या आपके गिरने की स्पीड कितनी स्लो है। अगर स्लो है तो अच्छी बात है। या डिप्रेशन से आप कितनी जल्दी उभर के वापस से रिकवरी करते हो। तो ये क्या है, ये साइक्लिकल है। धंधे में भी होता है, सब दिन समान नहीं होते हैं ना हर दिन, ना पूरी उम्र जवानी रहती है, ना हमेशा दुख रहता है, ना हमेशा सुख रहता है ना। कहते हैं ना, द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, केवल परिवर्तन ही स्थायी है, बाकी सब होता ही रहता है। तो चेंज होता ही रहता है, और ये व्यापार चक्र चलते ही रहते हैं। तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा व्यापार में कि ये हो रहा है, अभी बहुत धमाधम सेल हो रही है, तो हो सकता है हमारा प्रॉस्पेरिटी वाला युग चल रहा हो। आया क्वेश्चन ध्यान, सेकंड स्लाइड मैंने बताया था, एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, चक्रीय विचरण है। या हो सकता है कि बहुत बॉटम में सेल गिर गई हो, तो समझ लो बहुत अंधेरा हो गया, अब सुबह होने ही वाली है। ठीक है, ज्ञान दिए जा रहे हो आप तो पढ़ाने के नाम पे। व्यवसाय में समृद्धि, मंदी, अवसाद और सुधार, ये किसके उदाहरण हैं? ये सब आपके चक्रीय विचरण हैं, ये सब आपके साइक्लिकल वेरिएशन है जी। नेक्स्ट, एक कारखाने में आग लगना किसका उदाहरण है? भाई ये तो तुम बताओगे। आग तो भाई सोच समझ के लगती नहीं है ना। आग लगने का कोई ट्रेंड भी नहीं होता, आग तो बस लग जाती है रैंडम, अकस्मात, अचानक। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से हमारा प्रोडक्शन डाउन चला जाएगा, सेल डाउन चली जाएगी। तो यानी ये जो हुआ, मतलब कोई बोले ना, जैसे आपकी सेल 500 थी, 400 थी, 450 थी, और अचानक 50 रह गई, तो यहाँ पे बोलेंगे यार ये क्या हुआ। तो ट्रेंड तो ऐसे नहीं थे, ट्रेंड तो ये है कि कम से कम हम 400 की सेल कर रहे हैं और 500 तक की सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? क्या ये किसी सीजन की वजह से हुआ? क्या ये व्यापार चक्र में हमारा कोई अवसाद का समय आ गया उस वजह से हुआ? लेकिन जब पता लगा ना कि यार उस महीने में आग लगी थी, उस वजह से ऐसा हुआ, इसलिए सेल फ्लॉप हुई, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ चक्रीय है। चक्रीय उच्चावचन इसकी वजह है। साइक्लिकल, ओ सॉरी, क्या चक्रीय चक्रीय कर रहा हूँ, ये आग लगना अनियमित, इरेगुलर वेरिएशन है। ठीक है सर, डी आंसर होगा। अगर आप यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर अभी आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो 9 मई और 10 मई को आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे, कॉमर्स पॉइंट ऐप है हमारा, उस पर ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। एक कहें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए, तो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हर चैप्टर को 5 या 6 वीडियो लेक्चर्स में समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके थ्योरी नोट्स चाहिए,
वो थ्योरी नोट्स हिंदी साथ ही साथ इंग्लिश में प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए। हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। उसके बाद अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, कुछ भी कह लो, वो चाहिए। तो 50 सैम्पल पेपर्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद आपको डाउट के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप एक कम्युनिटी में आ जाते हैं। वहाँ पे आप अपने साथियों को डाउट्स भेज सकते हैं, आप हमें सीधे डाउट्स भेज सकते हैं, हम उसको पूरा सॉल्व कराने में आपकी मदद करेंगे। तो ये सब आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिल रहा है। तो अभी आप ऐप पे जाइए, कोर्स को देखिए। एक साथ बाय करना चाहें बहुत बढ़िया है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बाय करना चाहें तो वैसे भी बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले फ्री कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए, अच्छा लगे तो पेड कंटेंट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक प्रवृत्ति वह बेहतर फिट बैठती है जिसके लिए अवशेष के वर्गों का योग है। तो अभी जब अपन समझेंगे कि ट्रेंड अपन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये कहा कि एक आंकड़ा जो होता है वो टी से एस, सी और आई के सामूहिक प्रभाव का योग होता है, मतलब उन जो सामूहिक प्रभाव है उससे ये निकल के आता है। अब जैसे ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड को कैलकुलेट करने की बहुत सारी विधियां हैं। उसमें अपन ये भी बात करेंगे कि जो बेस्ट विधि है वो है आपकी न्यूनतम वर्ग विधि। अब इसी में, इस विधि के नाम में ये बेस्ट मेथड माना जाता है। तो ये कहता है कि आपका ट्रेंड बेस्ट तब निकलेगा जब आपके अवशेष जो होते हैं, आपके नहीं मतलब क्वेश्चन में जो अवशेष होते हैं उसकी जो स्क्वायरिंग हो, उस स्क्वायरिंग का जो सम हो वो न्यूनतम हो। तो आपको न्यूनतम वर्ड याद करना है। इसमें क्या होगा, आपको कुछ वर्षों के आंकड़े दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल 5, 8, 7, 6, 10। मान लो ये पिछले 5 वर्षों के सेल के आंकड़े हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये वर्ष है आपका 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। तो हम क्या करेंगे, इसको गिनती दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन ने गिनती दे दी 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये है कि हमने इसको अज्यूम कर लिया, इसको अपन ने पहले x मान लिया, इसको फिर हमने अज्यूम कर लिया। फिर अपन x को रीडिफाइन करेंगे, 1 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 4 में से, और इसमें कोशिश यही होती है कि इसको अपन मिनिमम करने की कोशिश करें, है ना, ताकि इसकी जो स्क्वायरिंग वगैरह करें तो वो मिनिमम आए। तो आपको अगर ट्रेंड निकालनी है और बेस्ट अंदाज़ा लगाना है तो आपके जो रेजिडुअल्स होते हैं उसकी स्क्वायरिंग मिनिमम हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस मेथड में अपने आप ही हम ऐसा करते हैं। इस मेथड में हम जानबूझ कर करते ही इसलिए हैं इस मिडिल टर्म को लेना, ताकि हमारे रेजिडुअल्स मिनिमम आए, उनकी स्क्वायरिंग्स मिनिमम आए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कंप्यूटर विषय में प्रवेश की बढ़ती हुई मांग है। जैसे अब मान लो हमारा कॉलेज एजुकेशन है, वो ये सोच रहा है कि कितने कॉलेज कंप्यूटर के लिए खोले जाएं, कंप्यूटर शिक्षा के लिए खोले जाएं, या कंप्यूटर सब्जेक्ट डाला जाए। तो वो क्या करेगा, पिछले कुछ वर्षों में कितने बच्चे कंप्यूटर ले रहे हैं उनके आंकड़े देखेगा, या आईटी सेक्टर की डिमांड क्या है उसको देखेगा। तो ओवर द ईयर आप भी जानते हो कि 1990 से पहले कोई विशेष कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन उसके बाद लगातार कंप्यूटराइजेशन हुआ है। तो एक ट्रेंड देखने को मिला है। ट्रेंड का मतलब हमेशा बढ़ता हुआ नहीं होता है, चाहे जैसे मैंने बताया ना, शिशु मृत्यु दर में गिरावट का ट्रेंड है। और ये जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में का स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर का बढ़ा, फिर इंटरनेट का बढ़ा, अब एआई की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो भारत में कंप्यूटर विषय में लगातार जो बढ़ते हुए स्टूडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या ये सीजन चल रहा है, साइकिल चल रहा है, क्या ऊपर नीचे होगा? नहीं, लगातार टेक्नोलॉजी अब डेवलप ही होगी। जैसे हर घर में टीवी है वैसे हर घर में कंप्यूटर होगा ही होगा, कोई इसमें आप अतिशयोक्ति मत समझिए। तो ये एक सेकुलर ट्रेंड है, एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति है। उपनति भी बोलते हैं, प्रवृत्ति भी बोलते हैं, ट्रेंड है ये, उसका नतीजा है। जो आप ये देख रहे हो ये उसका नतीजा है। आपको ये समझना है कि हो क्यों रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में सामाजिक घटनाओं में वृद्धि या कमी का सामान्य पैटर्न, ये जो सामान्य पैटर्न है ये ओवर द ईयर्स डेवलप होता है। तो वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? वो हमेशा दीर्घकालीन प्रवृत्ति, सेक्युलर ट्रेंड या खाली ट्रेंड बोलते हैं, उसके द्वारा दिखाया जाता है। तो जो आप इकोनॉमिक्स में देखते हो
या आप समाज में देखते हो, और एक सामान्य पैटर्न जो आप देखते हो, जो पैटर्न ओवर द ईयर्स बनता है, वो यही है। ठीक है, अब आप जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मतलब वर्ल्ड चैंपियन रहा है क्रिकेट के मामले में, बहुत अच्छा वो क्रिकेट खेलते हैं। उनके भी डाउनफॉल आए हैं, लेकिन जनरली जनरली उनका जीतने का ही पैटर्न रहता है। तो एक पैटर्न है जो ओवर द ईयर्स आपको दिखता है। तो किसी दिन वो जीत जाते हैं तो मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्या क्या होते हैं दीर्घकालीन प्रवृत्ति, आगे पूरा पूरा डिटेल लिखा है, नहीं कि अभी पढ़ूंगा तो बोर हो जाओगे। अर्ध मध्यक विधि में यदि मूल्यों की संख्या विषम है तो हम छोड़ देते हैं। तो ट्रेंड कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें एक मेथड होता है सेमी एवरेज मेथड। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो अगर आपको आंकड़े दे रखे हैं, अरे भाई मान जा रे, आपको मान लीजिए आंकड़े दे रखे हैं 8, 10, 12, 14, 16, 20, और आपको सेमी एवरेज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप इनका और इनका जोड़ करोगे, मतलब जितनी भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उनको आप दो बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे 8 और 10 18 और 12 30, फिर 30 को बिल्कुल बीच में लिखेंगे सामने यहाँ पे, है ना। 14 और 16 30 और 20 50। फिर अपन 30 3 के योग से बना है और 50 ये 3 के योग से बना है। जैसे इधर रिजल्ट आया 10, इधर आया आपका 16.67, ये आपके कहलाएंगे सेमी एवरेजेस। इसका क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो एक संख्या और होती, अब ये संख्याएं विषम हो गई। अब आप देखो ध्यान से, अब 7 संख्याएं हैं, पहले 6 संख्याएं थी तो 3 3 के जोड़े बन गए, 8 होगी तो 4 4 के जोड़े बन जाएंगे, तो 7 होगी तो क्या करोगे, तो 7 होगी तो आप बिल्कुल जो एग्जैक्ट बीच में आएगा ना उसको छोड़ दोगे। अब आप जोड़ा बनाओगे 6 8 10 का, 10 8 18 6 24 का, और इधर 14 16 20 का, 20 14 34 और 16 50 का। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल पार्ट है, अपन सीख लेंगे। सेमी एवरेज मेथड में सीरीज को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और अगर ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो जो एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट है, जो बिल्कुल ठीक बीच में है, उसको आपको छोड़ देना है। तो इसने यही पूछा था कि अगर सेमी एवरेज मेथड हो, मूल्यों की संख्या यानी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड हो, तो हम किसको छोड़ देंगे, हम जो मिडिल वैल्यू है उसको छोड़ देंगे। विषम एक संख्या को हटाते ही सम हो जाएगा, फिर आधे आधों में बांट के सेमी एवरेज निकाल के फिर उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये निकालने का तरीका है ना। अभी जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए ना, तो ये 6 6 के जोड़े बनाएंगे। ये पहली 6 संख्याओं का जोड़ा और ये आखिरी 6 संख्याओं का जोड़ा। 13 होती तो बीच वाली जो 7वीं संख्या होती उसको छोड़ देते। मुक्त हस्त वक्र विधि में, इसको फ्री हैंड कर्व मेथड बोलते हैं, उसमें प्रवृत्ति मान यानी ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। यानी जैसे ट्रेंड वैल्यू निकालने के अभी अपन देखेंगे। एक मेथड है आपका फ्री हैंड कर्व मेथड, एक आपका मेथड है सेमी एवरेज मेथड, एक आपका है मूविंग एवरेज मेथड, और बेस्ट मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो दीज आर सम मेथड्स, ये बेस्ट होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि फ्री हैंड कर्व से आप ट्रेंड कैसे निकालोगे। इसमें सीधा अपन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे पुट करके ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे। यानी हम ग्राफ पेपर पे एक्चुअल वैल्यूज पुट करेंगे, फिर एक लाइन अंदाजे से खींचेंगे। एक अंदाजे से लाइन समझो जो सारी रेखाओं को बीच में से काटती हुई जाए, और उससे हम उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि अब क्या होने वाला है। बताता हूँ कैसे। जो फ्री हैंड कर्व मेथड होता है उसमें आप ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते हो, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑन ग्राफ पेपर, सीधा ग्राफ से आप निकाल देते हो। कोई इक्वेशन नहीं बनता, कोई संख्या को आधे आधे हिस्सों में जैसे सेमी एवरेज में करते हैं वो कुछ नहीं करना पड़ता आपको, सीधा ग्राफ पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे आप ये देखो, इन्होंने क्या किया, ये 2001 से लेके 2010 तक के इनके प्रोडक्शन कॉस्ट के आंकड़े हैं, वो ये जो सारे आंकड़े हैं उसको रख देंगे। ये एक्चुअल लाइन है, देखो आप बताऊँ आपको, ये देखो 6 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, ये 6 है, ये 14 का गया, सॉरी ये रहा, ये थोड़ा गलत बना हुआ है ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने जो वास्तविक मूल्य है वो है, और फिर एक लाइन अंदाजे से खींची जो सबको काटती हुई जाए, बस मिस ना हो जाए निशाना, बस काटती हुई जाए अंदाजे से। इससे अब इस रेखा को आगे बढ़ाएगा ना, इस रेखा को आगे बढ़ाएगा, तो आपको जिस वर्ष का आंकड़ा चाहिए
उस वर्ष का आंकड़ा आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, जिस वर्ष का आपका आंकड़ा चाहिए वो आ जाएगा। ये वर्ष भी पता नहीं कौन से लिख दिए, 3112, 3113, ये 2001, 2002 इस तरह के वर्ष हैं, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट। चल माध्य विधि में हम कुछ डैश डैश के प्रवृत्ति मान ज्ञात नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज में मोस्ट पॉपुलर है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, कहीं कहीं 5 ईयरली मूविंग एवरेज। और अगर यूं याद रख लो, अगर आप 3 ईयरली मूविंग एवरेज करने जाओगे तो आपके 2 फिगर छूटेंगे। तो 2 फिगर में आप पहला एक तो ऊपर ही ऊपर वाला फिगर छोड़ देना, और एक आप बिल्कुल नीचे नीचे वाला फिगर छोड़ देना। अगर आप 5 ईयरली मूविंग एवरेज बनाने जाओगे तो आप याद रखिएगा कि आपके 4 फिगर आपको प्राप्त नहीं होंगे। 4 फिगर प्राप्त नहीं होंगे तो 2 आप ऊपर छोड़ देना, 2 आप नीचे छोड़ देना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मूविंग एवरेज मेथड में कुछ कुछ ट्रेंड वैल्यूज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो कौन से नहीं कर पाओगे? एंड वाले पीरियड के, बीच वाले पीरियड के, शुरू और एंड वाले पीरियड के। तो ये इसका आंसर है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर दो वैल्यू छोड़ोगे तो एक ऊपर यानी प्रारंभिक और एक नीचे छोड़ोगे। 5 ईयरली होगा तो 4 छोड़ोगे, तो 2 प्रारंभिक और 2 अंतिम छोड़ोगे। तो ये मूविंग एवरेज मेथड जिसमें अपन जोड़े बनाते चलते हैं, कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन आप ढंग से करेंगे तो आएगा। जैसे आपको ये समझो, ये वाले आंकड़े दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको सेल्स के आंकड़े दे रखे हैं, है ना। और इन्होंने जैसे मुझे कहा कि आपको 3 साल का मूविंग एवरेज करना, तो कैसे करते हैं? जैसे पहला जोड़ा बनेगा 5, 7 और 9 का, ये पहला जोड़ा बनेगा, टोटल हो जाएगी 21। फिर अगला जोड़ा बनेगा 7, 9 और 12 का, 7, 9 और 12 का। फिर 7 छूट जाएगा, फिर 9, 12 और 11 का, फिर 9 छूटेगा। फिर अगला जोड़ा बनेगा 12, 11, 10 का, फिर 12 छूटेगा, फिर 11, 10, 8। ऐसे ऐसे आप मूव होते जाओगे, मूव होते जाओगे। और एक एक को, जैसे पहले पहले मैंने क्या किया, 5, 7, 9 का जोड़ा बना है, 5 को छोड़ोगे तो फिर अगला जोड़ा बनेगा 7, 9, 12 का, फिर 7 छूटेगा तो अगला जोड़ा बनेगा 9, 12, 11 का। ऐसे बनते हैं। और फिर अगर आपने 3 की जोड़ लगाई है तो 3 का भाग लगा के 3 ईयरली मूविंग एवरेज बनेगा। जैसे कि मैंने कहा कि 3 ईयरली में आपके 2 छूटेंगे, तो एक ऊपर छोड़ा आपने और एक वैल्यू आपने नीचे छोड़ी। यही ये पूछ रहा था कि मूविंग एवरेज में, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछ लिया कि बताओ क्या छूटेगा, तो ये छूटेगा। ये मेथड होता क्या है वो देख लेना आप। प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गणितीय विधि है प्रवृत्ति, मतलब ट्रेंड। अगर आपको एक पैटर्न देखना है तो इस पैटर्न को समझने के लिए आप जो मेथड यूज करोगे वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। मोस्ट पॉपुलर ये मेथड होता है और इसमें आप इस मेथड से, इस फॉर्मूले से किसी चीज का अंदाजा लगाते हो। इस फॉर्मूले से आप क्या वैल्यू हो सकती है उसका अंदाज़ा लगाते हो। फिर अगेन आपको ये Na प्लस बी सिग्मा एक्स, और इसके बाद ये सिग्मा वाई बन जाएगा, सिग्मा वाई ए बन जाएगा ए सिग्मा एक्स, और ये बन जाएगा बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। किस तरीके हैं? ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इस इक्वेशंस की वैल्यूज़ को पुट करके आप ए के और बी के मान ज्ञात करोगे। थोड़ी देर में मैं अभी बताऊंगा कि बी इसमें स्लोप होता है और ए इसमें इंटरसेप्ट होता है। उससे आप ट्रेंड वैल्यू गैस करोगे। न्यूनतम वर्ग विधि का ये तरीका होता है, ये मेन इक्वेशन होता है किसी भी ट्रेंड वैल्यू को गैस करके। इसमें एक्स रखते जाओगे, एक्स रखते जाओगे तो y का मूल्य आता जाएगा। ए और बी कांस्टेंट होते हैं, ए और बी के मान इन समीकरणों से निकलेंगे और x बदलता जाएगा तो y बदलता जाएगा, यानी आप उस वर्ष का अंदाज़ा लगा पाओगे, यानी एक इक्वेशन यानी एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा। न्यूनतम वर्ग विधि बेस्ट मेथड है। वैसे ये 5 मेथड ये बताते हैं, इसमें 4 का जिक्र मैंने किया, फ्री हैंड मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक और है सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, इतना पॉपुलर नहीं है पर फिर भी ठीक है, मेथड्स में तो है ये भी। नेक्स्ट कहता है सरल रेखा समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स में a क्या होता है? ओके अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक लड़का रखा हुआ है और मैं उसको 400 रुपये रोज देता ही देता हूँ, 400 रुपये रोज देता ही देता हूँ, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा मैं उसे
10% ऑफ सेल्स देता हूँ, ठीक है। तो किसी दिन अगर 1,000 रुपये की सेल होगी तो क्या होगा, 1,000 रुपये की सेल होने पे आप कहोगे सर 100 रुपये तो इसका कमीशन होगा और 400 तो आपको देने ही है। किसी दिन सेल नहीं होगी तो क्या होगा कि सर आपको कमीशन कुछ नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये 400 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो ये 400 रुपये फिक्स हो गए। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं तो आप समझो कि यहाँ पे अगर 400 रुपये आता है तो ये तो मुझे हर हाल में देना ही देना है। इसके बाद अगर मेरी 1,000 रुपये की सेल हुई, 1,000 रुपये की सेल हुई तो मैं उसको कुल जो दूंगा वो 500 दूंगा, यानी 0 की सेल पे भी मुझे उसको 400 देने हैं, 1,000 की सेल पे मुझे 500 देने हैं। और सपोज मेरी 2,000 की सेल हुई तो मुझे एज अ कमीशन उसको 200 देने हैं, तब मैं उसको 600 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ये एक रेखा आपको बनती हुई दिखती है। अब जैसे इसमें आप समझ रहे हो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंपोनेंट हैं। फिक्स कॉस्ट को अपन ए से डिनोट कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट को अपन बी से डिनोट कर रहे हैं। तो उस बंदे को कितनी सैलरी मिलेगी, उस बंदे को कितनी सैलरी मिलेगी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेल्स का फिगर रख दूंगा, 10% का मतलब 0.1 होता है, और एक ही जगह मैं यहाँ पे 400 रख देता हूँ। यहाँ 400 रख दिया, यहाँ 0.1 रख दिया। जैसे ही सेल की फिगर आएगी, जो भी सेल का फिगर होगा वैसे कि वैसे उसकी सैलरी का फिगर आता चला जाएगा। तो आपका ये जो रहता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, अब y क्या मूल्य लेगा, y का मूल्य कितना होगा, y का मूल्य कितना होगा। तो इसमें अगर सपोज करो, समझना इसको है ना, ये अगर 0 है, अगर ये 0 है तो b से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये a को अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी x के शून्य होने पे, ये x के शून्य होने पे y, तो इसको अपन बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये जो a होता है ना, यहाँ तो इन्होंने खाली लिखा है इंटरसेप्ट है, लेकिन इसको एक्चुअली बोलते हैं y इंटरसेप्ट। x के मूल्य के शून्य होने पर y का मूल्य क्या होगा, और उसके बाद x का कुछ मूल्य दे रखा होगा तो y का मूल्य चेंज होगा ही होगा, ड्यू टू, और किस स्पीड से होगा वो स्लोप तय करेगा, है ना। जैसे मेरे मामले में स्लोप 0.1 था, तो यहाँ पे जैसे फिगर आएगा तो वो वैल्यू आके a में जुड़ के रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा था कि ये जो इक्वेशन होती है इसमें a क्या होता है, a को अपन बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जैसे होते हैं ना, वो गाड़ी घूमती है, इंटरसेप्टर वो पकड़ लेती है, तो x के शून्य होने पे y क्या मूल्य धारण करेगा, y इंटरसेप्ट से पता लगता है, ठीक है। इसके बाद ये जो इक्वेशन होती है, ये इसको अपन ये रिग्रेशन इक्वेशन में बोलते हैं इसको, ये रिग्रेशन इक्वेशन ही है। और ये टाइम सीरीज में भी टॉपिक पढ़ा जाता है, और दोनों ही टॉपिक में, चाहे रिग्रेशन वाला टॉपिक है चाहे टाइम सीरीज वाला टॉपिक है, उसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है। और जैसे मैंने बताया ना, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो a और b के मान बनाने के लिए आपको दो सपोर्टिंग इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। y में हो जाएगा सिग्मा y, a की जगह हो जाएगा na, और bx की जगह हो जाएगा b सिग्मा x। और फिर ऐसा मान लो कि ये इक्वेशन x से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा मानो तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा y बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई, ये b सिग्मा x बन जाएगा b सिग्मा एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह अपन लिखेंगे a सिग्मा x। तो ये इक्वेशंस जो दोनों हैं ये आपको याद करनी पड़ती है, इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, वैल्यूज में कट कुटा के फिर आपके a और b के मान आ जाएंगे, a और b के मान आ जाएंगे तो आपको इंटरसेप्ट पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू तो मिनिमम होगी, आपको स्लोप पता लग जाएगा, फिर आप x के मान बदलते जाओ, y के मान आते जाएंगे, तो b क्या होता है, b स्लोप होता है। और याद रखिएगा ये स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर b आपका पॉइंट मान लो 0.4 आया तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस का 0.4 भी हो सकता है। तो बोलने में बोला जाता है y बराबर a प्लस बी एक्स, बट रिमेंबर ये जो स्लोप हो सकता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। स्लोप या ढाल या ढलान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये b का मतलब ये होता है, प्रवणता भी बोलते हैं। और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है दिवाली या ईद से पहले कीमतों में वृद्धि हो जाती है। होता है कि कई बार डिमांड बढ़ जाती है, दिवाली या ईद के दिनों में डिमांड बढ़ जाती है,
बाज़ार में ग्राहक खूब आता है। और तो दिवाली ईद हर साल ही आती है, ठीक है। तो ये मौसम है जो हर साल होता है। तो ये जो आपको बाज़ार में भीड़ दिख रही है, वस्तुओं के बढ़े हुए भाव दिख रहे हैं, ट्रैफिक, हवलदार परेशान हो रहा है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, ये सब क्या है? ये सब मौसमी उच्चावचन है। ये मौसम का जादू है मितवा। चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको। बाकी के अगर एमसीक्यू अच्छे लगे हों, बाकी के एमसीक्यू देखने हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप पे मिल जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है।